Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with the economics lecture series, this is lecture number 41st. तो आपको याद होगा in the last lecture we are discussing about industries, ठीक है। तो हम इंडस्ट्रीज डिस्कस कर रहे थे, उस पर आपको याद होगा what we are dealing with कि किस तरह गवर्नमेंट ने हेल्प किया था फॉर द रिवाइवल ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी वो लॉस में थी, उसके लिए गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही थी वो अपन देख रहे थे। याद होगा लास्ट लेक्चर जिससे नहीं देखा है लेक्चर नंबर 40 जरूर देख ले, क्योंकि आज उसी का कंटिन्यूएंस है। तो उसमें लास्ट पॉइंट आपको याद होगा मैंने कहा था फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना चाहिए इंडस्ट्रीज को, जिसपे महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न कंपनीज बनाई गई थी, याद होगा आपको। चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। मेजर्स टू रिवाइव इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट के क्या स्टेप्स लिए गए हैं, तो कुछ स्टेप्स तो वहां डिस्कस कर चुके थे, आगे स्टेप्स डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सरकार ने SEZ बनाना चालू किया। अब आपके दिमाग में होगा ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होते हैं, तो कमिंग लेक्चर में अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा SEZ क्या होता है। बस इतना याद रखिएगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज का रिवाइवल हुआ है। आई एम लेट यू नो व्हाट इज SEZ, ठीक है। नेक्स्ट है जो गवर्नमेंट ने किया NIMZ प्रोड्यूस किया। व्हाट इज NIMZ? दैट इज नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। अब दोनों NIMZ और SEZ में अभी आपको आगे कंटिन्यू जब लेक्चर होगा मैं दोनों में डिफरेंस बताऊंगा और दोनों बताऊंगा दोनों से किस तरह इंडस्ट्रीज रिवाइव हुई इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने मुद्रा, आपने सुना होगा माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रीफाइनेंसिंग बैंक, ठीक है, इसको स्टैब्लिश किया। ये मुद्रा बैंक याद रखिएगा 2015 में स्टैब्लिश किया गया था, 8 अप्रैल 2015 में। ये एक रीफाइनेंसिंग एजेंसी है। अब ये क्या होता है इसको भी अभी अपन मुद्रा को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी एक स्टेप है फॉर द रिवाइवल ऑफ व्हाट, याद रखिएगा, इंडस्ट्रीज इन इंडिया। नेक्स्ट जो लास्ट है स्टार्टअप इंडिया एंड स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया, मैं आपको ये बता रहा हूं 2016 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए व्हाट इज स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, इट इज टुवर्ड्स लोन गिविंग टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको लोन प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने स्टार्टअप एंड स्टैंड अप इंडिया स्टार्ट किया है। कमेंट बॉक्स में आप इसके बारे में मुझे कम से कम 50 वर्ड्स में लिख के बताइए, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स थे फॉर द रिवाइवल ऑफ इंडस्ट्रीज। कुछ स्टेप्स हम लास्ट लेक्चर में कर लिए थे, जो बचे हुए स्टेप्स है वो मैंने यहां बता दिए। तो चलिए एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है वो बताना चाहूंगा मैं, MSME, दैट इज माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। व्हाट इज MSME? आपने सुना होगा ये वर्ड बहुत ज्यादा, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है MSMEs, यहाँ बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। गवर्नमेंट ने इसको देखते हुए ही MSME एक्ट 2006 बनाया, ठीक है। इस एक्ट में है क्या मैं आपको बता देता हूं। इसमें यह बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विस सेक्टर दोनों ही सेक्टर में हम माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिए माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इन बोथ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विस सेक्टर। तो अब देख लेते हैं कौन सी इंडस्ट्री माइक्रो होगी, कौन सी होगी स्मॉल, कौन सी होगी मीडियम एंटरप्राइजेस। मैन्युफैक्चरिंग में अलग है और सर्विस में अलग है। ये किस एक्ट में बताया गया है? इस बताया गया MSME एक्ट 2006 में। तो देखिए डिफरेंस क्या है। मैन्युफैक्चरिंग में अगर कोई इंडस्ट्री है उसको अगर MSME के अंदर आना है, मतलब माइक्रो के अंदर आना है, तो याद रखिएगा अराउंड उसका इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए, 50 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो उसको अपन माइक्रो इंडस्ट्री कहेंगे। और अगर 50 लाख से 10 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है उस इंडस्ट्री का तो अपन उसको स्मॉल इंडस्ट्री कहेंगे। और अगर 10 करोड़ से 30 करोड़ है तो वी विल कॉल देम मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। जबकि यही अगर सर्विस सेक्टर की बात करें, जैसे रेस्टोरेंट वगैरह होते हैं, अपन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वहां पर, ठीक है, तो वो अगर 20 लाख तक का बनता है अप टू 20 लाख, देन वी विल कॉल इट माइक्रो एंटरप्राइजेस। इफ 20 लाख टू 5 करोड़ तक का है वी कॉल इट स्मॉल एंटरप्राइजेस, और इफ 5 करोड़ टू 15 करोड़ है विल कॉल इट मीडियम एंटरप्राइजेस। तो आप देख रहे हैं ये लिमिट्स आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि माइक्रो, मीडियम, स्मॉल एंटरप्राइजेस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अलग लिमिट्स हैं और सर्विस सेक्टर की अलग लिमिट्स है। उसी के अकॉर्डिंग आप उनको अपन माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस में पुट करते हैं, ठीक है। चलिए अपन आगे लेक्चर बढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया मुद्रा बैंक के बारे में, थोड़ा सा हिंट दी थी मैंने, दैट इज माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंसिंग एजेंसी बैंक, मैंने अभी आपको बताया। याद रखिएगा मुद्रा बैंक का हेडक्वार्टर इज एट मुंबई और एक ये रीफाइनेंस एजेंसी है। अब व्हाट इज रीफाइनेंस एजेंसी? इसका मतलब है मैं आपको बताऊं, इससे MSME को लोन दिया जाता है, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको लोन प्रोवाइड किया जाता है। डायरेक्टली आप मुद्रा नहीं जा सकते कि आप वहां से लोन ले आइए। एक्चुअली मुद्रा क्या करती है, मुद्रा फाइनेंस करती है बैंक को, और बैंक बदले में किसको फाइनेंस करता है, MSME को, सेक्टर्स को लोन प्रोवाइड करता है। तो मतलब आप देख रहे हैं डायरेक्टली मुद्रा से लोन नहीं मिल रहा है, मुद्रा किसको फाइनेंस कर रहा है, बैंक को। इसीलिए इसको अपन रीफाइनेंसिंग एजेंसी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये स्टैब्लिश कब हुई थी, 8
अप्रैल 2015 में, ठीक है। और वर्क्स अंडर सिडबी, याद रखिएगा सिडबी के अंदर काम करती है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप सिडबी का फुल फॉर्म बताइए, ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सिडबी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी जो मुद्रा है इसमें 3 कैटेगरी के लोन्स मिलते हैं, एक है शिशु, दूसरा किशोर, तीसरा तरुण, ठीक है, याद रखिएगा। शिशु अगर आपको 50,000 तक का लोन लेना है, यू कैन टेक फ्रॉम अ लोन ऑफ शिशु। 50,000 से 5 लाख तक का लोन लेना है तो किशोर, और 5 लाख से 5 लाख टू 10 लाख देन इट इज तरुण। तो इट इज डिफरेंस, ध्यान रखिए कितने का आपको लोन लेना है। आपको आ सकता है, पूछ सकता है ये कि अरेंज रॉन्गली मैच कर दे, अमाउंट चेंज कर दे, तो आपको याद रखना कितना अमाउंट है। यूपीएससी ऐसे कहता है 50 लाख कर देगा, इसको 100 लाख कर देगा, तो आप कंफ्यूज हो जाए इसमें, ठीक है। याद रखिए शिशु, किशोर, तरुण, ये किसके अंदर है? इट इज अंदर मुद्रा बैंक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो मैंने बताया था NIMZ, दैट इज नेशनल, याद होगा आपको, इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन। अब ये NIMZ क्या होता है? देखिए बहुत सिंपल है। मैंने NIMZ बताने के लिए सबसे पहले देखिए एक डायग्राम बना रखा है, आप नीचे देखिए डायग्राम नीचे बना हुआ है। मान लीजिए एक कोई स्पेसिफाइड एरिया है, ठीक है, एक कोई एरिया है। NIMZ कैसे बनाते हैं मैं बता रहा हूँ। एक कोई एरिया है, मान लीजिए उसको अपन ने डेडिकेटेड टाउनशिप डेवलप की, मतलब वहाँ स्कूल्स हैं, रेसिडेंट्स है, वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई, सब कुछ वहाँ बनाया प्रॉपर, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। और फिर उस एरिया में हमने कहा कि आप आकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगाइए यहाँ पर, समझ रहे हैं आप? मतलब एक सेक्टर, मैंने एक एरिया को डेवलप किया और मैंने कंपनीज को इनवाइट किया। देखिए मैं लिखा है इन्वेस्टमेंट इनवाइटेड, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को मैंने यहाँ पर इनवाइट किया है कि वो आकर अपने यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाए। यहाँ पर क्यों लगाए? क्योंकि हम ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लस यहाँ पर हम सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, मतलब इजिली यहाँ पर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं। मतलब व्हाट इज NIMZ? इट इज जस्ट अ डेडिकेटेड एरिया वेयर सिंगल विंडो क्लियरेंस इज प्रेजेंट, इन्वेस्टमेंट इज अट्रैक्टेड और सर्टेन फैसिलिटीज आर ऑलरेडी गिवन, ठीक है। अब याद रखिएगा ये जो NIMZ है इसका कॉन्सेप्ट कब आया? तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था जब हमारी न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई थी 2011 में। इस न्यू मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी में ही NIMZ का कॉन्सेप्ट आया था, याद रखिएगा। इसका पर्पस क्या है इस NIMZ बनाने का? याद रखिएगा इसका पर्पस क्या है कि जिससे मैन्युफैक्चरिंग के लिए है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आ सकती है यहाँ पर, तो इससे क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन है, जो मैंने आपको बताया था, उसको इंक्रीज करने का इसका मेन एजेंडा है। तो वही लिखा है एनहांस द कंट्रीब्यूशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग टू द GDP और प्लस क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो याद रखिएगा अगर NIMZ अपन डेवलप करते हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्लस कंट्रीब्यूशन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है वो भी बढ़ जाएगा, दैट इज NIMZ, ठीक है। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स है NIMZ में, उसको देख लेते हैं अपन। याद रखिएगा यहाँ पर जो लैंड एरिया होगा वो 5000 हेक्टेयर से कम होगा, मैंने लिखा है लेस देन 5000 हेक्टेयर। खास पॉइंट ये, यहाँ पर कोई टैक्स कंसेशंस आपको नहीं मिलेंगे कि सरकार कोई टैक्स रिबेट दे रही है आपको, यहाँ टैक्स कंसेशंस नहीं है ना। यहाँ पर जो आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लगेगी, दे कैन सेल देयर प्रोडक्ट, डोमेस्टिक भी सेल कर सकते हैं प्लस आउटसाइड भी आप सेल कर सकते हैं, इंटरनेशनल मार्केट पे भी सेल कर सकते हैं। तो अब लोगों ने जो SEZ पढ़ा होगा जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, वो कंफ्यूज हो रहे होंगे NIMZ और SEZ में फिर क्या डिफरेंस है। तो चलिए SEZ भी देख लेते हैं, मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है NIMZ और SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। देखिए ये भी ऐसे ही रहता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक डेडिकेटेड एरिया रहता है, सब कुछ वैसे ही है, बट यहाँ पर याद रखिए हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी इन्वाइट करते हैं और हम सर्विस सेक्टर को भी इन्वाइट करते हैं, मतलब हम दोनों ही सेक्टर को यहाँ पर इन्वाइट करते हैं, ठीक है। और NIMZ में सिर्फ किसको इनवाइट कर रहे थे? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इनवाइट कर रहे हैं, पहला डिफरेंस। दूसरा, हम SEZ में टैक्स कंसेशंस प्रोवाइड करते हैं, जबकि NIMZ में कोई टैक्स कंसेशन नहीं है, ठीक है। तो SEZ का पर्पस क्या है? SEZ का पर्पस सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों आए। तो यहां पर अपन क्या है कि अपन ट्रेड बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि सर्विस सेक्टर भी आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आ रहा है, तो ट्रेड बढ़े, है ना। और ट्रेड कैसे बढ़ेगा? याद रखिएगा जब आप एक्सपोर्ट करोगे अपने गुड्स को, क्या करोगे? ट्रेड बढ़ेगा जब आप एक्सपोर्ट करोगे। तो चाहते हैं कि अपने यहां से गुड्स को एक्सपोर्ट किया जाए, ठीक है। तो SEZ इसलिए क्रिएट किया जाता है। प्लस अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो लॉजिकल आपको बाहर से क्या मिलेगी? डॉलर्स मिलेंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा। तो इसका पर्पस है ट्रेड बढ़ाना बाय एक्सपोर्टिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज इंक्रीज करना। जबकि NIMZ का क्या पर्पस था? उसका पर्पस अपन ने पढ़ा GDP कंट्रीब्यूशन बढ़ाना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, और दूसरा याद होगा आपको एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ठीक है। तो देख सकते हैं SEZ NIMZ बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, एक डेडिकेटेड एरिया डेवलप करते हैं,
हैं, बट NIMZ में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अलाउड है, जबकि यहां पर क्या अलाउड है, सर्विस एज वेल एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो SEZ भी डेवलप करती है गवर्नमेंट। तो देख सकते हैं अपन, इससे अपन क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूम में ला सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट है मेक इन इंडिया। ठीक है, ये मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ये मेक इन इंडिया में आपको बताऊं, जिस तरह NIMZ पढ़ा है ना, उसी का एक्सटेंशन है मेक इन इंडिया, बिल्कुल सिमिलर है, कोई डिफरेंस नहीं है। देखिए मैं लिख भी रखा है, इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ NIMZ। होता क्या है यहां पे, कुछ नहीं, जिस तरह यहां पर अपन एक डेडिकेटेड एरिया बना दिया और बोला आकर आप इन्वेस्टमेंट करें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, वही मेक इन इंडिया है। कहने का मतलब हमने 25 सेक्टर्स डिसाइड कर लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग के। ये 25 सेक्टर किसके हैं, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के। और 25 से हम जाते हैं एक तरीके से, मोदी जी जाते हैं दूसरी कंट्रीज में, बोलते हैं 25 सेक्टर्स हैं, आप आकर इन सेक्टर्स में इंडिया में इन्वेस्ट करें। ये सेक्टर्स हमने आपको बता दिए, इस पर आप इन्वेस्ट करें। हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको एक पर्टिकुलर एरिया प्रोवाइड करेंगे, वहां कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे और आप आकर वहां डेवलपमेंट करिए। तो बिल्कुल NIMZ की तरह है। 25 सेक्टर एसोसिएटेड विद मैन्युफैक्चरिंग, यू कम एंड इन्वेस्ट। आप उस एरिया में आए और आप इन्वेस्ट करें। हम आपको यहाँ पर सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हम आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए GST ऐसे टैक्सेस हमने बना दिए, इसमें इजी क्लियरेंस हो। ठीक है, ज्यादा टसल ना हो, GST, सिंगल विंडो क्लियरेंस, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दैट इज ऑल अबाउट मेक इन इंडिया। तो दिस मेक इन इंडिया इज जस्ट एन NIMZ का एक्सटेंशन, आप कह सकते हो मेक इन इंडिया है। ठीक है, बट इट सिर्फ किस सेक्टर, सर्विस में भी है क्या, नहीं, ओनली एट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और वो भी सेक्टर्स मैंने आपको बता दिया 25 सेक्टर्स आते हैं। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक, दैट इज इकोनॉमिक पॉलिसी। अब व्हाट इज इकोनॉमिक पॉलिसी, ये बहुत बड़ा डिबेट आता है। देखिए, जिस तरह कोई गाड़ी रहती है उसमें कोई ड्राइवर रहता है जो आपकी गाड़ी को ड्राइव करता है। फॉर एग्जांपल लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, वो एक ड्राइवर बताता है। उसी तरह देश की एक इकोनॉमिक पॉलिसी होती है जो हमको ये गाइड करती है हमें किस एरिया में ज़्यादा ध्यान देना है, किस एरिया में हमें इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करनी है। तो ये हमारे देश की इकोनॉमिक पॉलिसी होती है। कहने का मतलब डायरेक्शन देती है टू द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द कंट्री, हमें किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये देश की इकोनॉमिक पॉलिसी बताती है, याद रखिएगा। हेंस इट इज अ ड्राइविंग फोर्स फॉर द कंट्री। ठीक है, इसी को कहते हैं अपन इकोनॉमिक पॉलिसी। अब आपको और बेटर मैं एक्सप्लेन करता हूं जब अपन इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कस करेंगे। मेन हमें जो इकोनॉमिक पॉलिसी डिस्कस करनी है वो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो थी LPG रिफॉर्म्स, दैट इज 1991। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं जो इंडिया की पहली इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो थी 1956 में। ठीक है, इसको अपन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी भी कहते हैं, है ना। अब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्यों कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये पहली बात तो याद रखिए क्लोज्ड इकोनॉमी में, ध्यान रखिए प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी क्या, क्योंकि इंडिया क्या थी उस टाइम पे, एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट इंडिया में नहीं आ सकता था। ठीक है, क्योंकि ना बाहर से आ सकता था ना इंडिया से बाहर इन्वेस्टमेंट जा सकता था। क्या मतलब, नो इन्वेस्टर वाज अलाउड टू इन्वेस्ट आउटसाइड एज वेल एज नो वन इज अलाउड टू इन्वेस्ट इनसाइड, मतलब सॉरी, नो वन इज अलाउड टू इनसाइड आल्सो, मतलब बाहर से आकर भी इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकते आप और इंडिया से बाहर भी इन्वेस्टमेंट नहीं जा सकता। तो इंडिया की क्लोज्ड इकोनॉमी थी, इसलिए इसको प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी भी अपन कहते हैं। ठीक है, इस पॉलिसी में मेन सरकार का क्या एजेंडा था, याद रखिएगा। उस टाइम पे महालोबिस्ट थे, बहुत फेमस, आपने सुना होगा महालोबिस्ट मॉडल, जिसमें गवर्नमेंट ने सेकंड 5 ईयर प्लान में फोकस किया था किसमें, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन में। और गवर्नमेंट का जो एजेंडा था इस पॉलिसी में वो था ट्रिकल डाउन अप्रोच। व्हाट इज ट्रिकल डाउन अप्रोच, गवर्नमेंट का सोचना था अगर हम ऊपर के सेक्टर्स को डेवलप करते हैं तो नीचे के सेक्टर्स ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे। मतलब अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करें, अगर हम ऊपर की बड़ी इंडस्ट्रीज को डेवलप करते हैं तो छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि उनको प्रॉफिट जो है ऊपर से नीचे ट्रिकल डाउन ऑटोमेटिकली करेगा। तो याद रखिएगा, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। इससे एक्चुअली इंस्पेक्टर राज आ गया देश में। कहने का मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो लाइसेंस ले लेती थी, जितनी जल्दी लाइसेंस ले सके, और वो वर्क करने लगती थी। ठीक है, और जो छोटी कंपनीज थी उनको लाइसेंस इजीली नहीं मिलता था, तो मतलब इंस्पेक्टर लाइसेंस प्रोवाइड करता था। वही मैंने लिखा लाइसेंस टू बिग कंपनीज ओनली। ठीक है, तो ये एक गवर्नमेंट का नेगेटिव हो गया इस पॉलिसी में, 1956 की पॉलिसी में। याद रखिए, फर्स्ट इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर देखे जाए इसके इफेक्ट्स, तो इसके इल इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे। जैसे कि एग्रीकल्चर सफर करने लगा, क्यों, क्योंकि हमारी जो हमारा एजेंडा था वो किधर शिफ्ट हो गया, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। उसके से एग्रीकल्चर सफर्ड किया। ठीक है, क्योंकि मोर लोन इज गिवन टू हुम, मोर लोन गिवन टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, सेकंड, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम हो गया, क्योंकि जो इंडस्ट्रीज थी, याद रखिएगा, वो गवर्नमेंट
पब्लिक इंडस्ट्रीज थी, गवर्नमेंट के पास वैसे ही पैसे कम थे, ठीक है, तो याद रखिएगा, तो गवर्नमेंट के पास मनी कम था, तो याद रखिएगा उससे क्या हुआ, जो इनफ्लो था, मतलब अपन बाहर प्रोडक्ट, वैसे भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट अपन नहीं कर रहे थे ज्यादा, तो याद रखिए अपने एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स बाहर नहीं हो पा रहे थे, अपने टेक्नोलॉजिकल लैक थी, तो उसके बाद एक्सपोर्ट भी अपना हार्म हो रहा था, एक्सपोर्ट हार्म हुआ तो आपका फॉरेन एक्सचेंज भी कम हो गया, नहीं आने लगा, ठीक है, क्योंकि मैं लिखा भी लेस एक्सपोर्ट, रीजन क्या था, इकोनॉमी अपनी क्लोज इकोनॉमी थी, अपन बाहर भी नहीं भेज रहे थे, बाहर से प्रोडक्ट्स ले भी नहीं रहे थे, ऐसा नहीं बिल्कुल प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे थे, इंपोर्ट नहीं कर रहे थे, सिर्फ नेसेसरी इंपोर्ट करते थे अपन, ठीक है, फिर मोर इंपोर्ट अपना ज्यादा था, जबकि मतलब हम बाहर से प्रोडक्ट्स, वैसे तो सरकार की पॉलिसी थी कि बाहर से भी नहीं लिया जाए, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, जैसे ऑयल हो गया, ये तो अपन को बाहर से लेना पड़ेगा, तो इंपोर्ट तो अपन बाहर से कर रहे थे और धीरे धीरे करके अपन अपना इंपोर्ट बढ़ाते जा रहे थे, बट एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा रहे थे, तो एक्चुअली इंपोर्ट बढ़ रहा था बट एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रहा था, प्लस करप्शन था, ठीक है, ध्यान रखिए इंस्पेक्टर राज था, तो मैंने बताया इंस्पेक्टर राज की वजह से देश में क्या हुआ है, इन पॉलिसीज में करप्शन बढ़ गया इंडस्ट्रीज में, तो इंडस्ट्रीज लॉस मेकिंग बनने लगी, ठीक है, लो इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके इकोनॉमिक ग्रोथ भी हैम्पर किया, ठीक है, याद रखिए इकोनॉमिक पॉलिसी मेनली ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बताया स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में मेनली कौन था, गवर्नमेंट होल्ड कर रही थी, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं था इतना, जिसकी वजह से क्या हुआ, इंडस्ट्रीज लॉस में आने लगी, तो सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी ये नेगेटिव होने लगी, और लॉन्ग टर्म देखा जाए जब सरकार का बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट बिल्कुल नहीं था और इंपोर्ट बढ़ता ही जा रहा था, तो दैट लेड टू बीओपी क्राइसिस इन इंडिया, मैंने लिखा भी बीओपी क्राइसिस इन 1991, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, बीओपी क्राइसिस, ठीक है, तो गवर्नमेंट को क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास एक्सपोर्ट नहीं था और इंपोर्ट का कॉस्ट इतना बढ़ गया था कि गवर्नमेंट कहते हैं कि गवर्नमेंट नॉट एबल टू पे द इंपोर्ट बिल्स ऑल्सो, जो नेसेसरी है इंपोर्ट का वो भी पे नहीं कर सकती थी, दैट लेड टू बीओपी क्राइसिस, और इस बीओपी क्राइसिस को देखते हुए ही हमने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज की और एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, दैट इज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991, जिसको अपन आज एलपीजी के नाम से जानते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, तो ये अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपनी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और जो कुछ मिसलेनियस टर्म्स रह गए हैं वो भी अपन अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली अपना इकोनॉमिक्स की सीरीज यहाँ पर खत्म हो रही है, एक लेक्चर और बचा है, 1 या 2 लेक्चर मैक्सिमम और आएंगे रिलेटेड टू इकोनॉमिक्स, उसके बाद हमारी इकोनॉमिक्स सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर आपको किसी को भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए हैं इकोनॉमिक्स के या किसी भी अदर सब्जेक्ट्स के, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और डू कमेंट ऑन आवर वीडियो, क्योंकि हम आपके कमेंट्स को जरूर रीड करते हैं। थैंक यू।